हेलो स्टूडेंट, रीनीट 2026 का सॉल्यूशन देखने वाले हैं इस लेक्चर में। जो 21 जून को एग्ज़ाम हुआ था जिसका क्वेश्चन कोड नंबर 50 है। क्वेश्चन कोड के हिसाब से देखें तो केमिस्ट्री का ये पहला क्वेश्चन है, कोड के हिसाब से 46 है। तो पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। देखिए, इसमें बेंजीन है, तो बेंजीन का जब ये रिएक्शन कराया गया है, बेंजीन का जब रिएक्शन कराया गया CH3COO के साथ, बेंजीन का ये पाई बॉन्ड यहाँ अटैक करता है, यहाँ से ओपन होता है, बैक आता है, लिविंग ग्रुप बाहर निकलता है और ये रिएक्शन AlCl3 के प्रेजेंस में होता है। जो ये रिएक्शन फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन है। ठीक, तो प्रोडक्ट क्या बन जाता है, ये C++OCH3। ठीक, अब देखिए ये है मिथाइल कीटोन। ठीक, और रिएक्शंस आगे दे रखा है सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ। तो सर ऐसा है कि सोडियम हाइपोक्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं, जो कि ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड अब प्लस Cl2। इन दोनों का रिएक्शन से ही ये बनता है, तो इन दोनों में से कोई आप ले सकते हैं। ये हेलो फॉर्म रिएक्शन है। तो प्रोडक्ट हेलो फॉर्म रिएक्शन में क्या बनता है, तो बच्चों यहाँ से ये ब्रेक हो जाता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। एक पार्ट का कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, C++OONA बनेगा, और ये जो पार्ट है इस पार्ट का बन जाता है क्लोरोफॉर्म CHCl3 क्लोरोफॉर्म। ये है प्रोडक्ट। तो ऑप्शंस को देखते हैं। पहला ऑप्शन है, अब ये ऑप्शन के P और Q है, तो ये है प्रोडक्ट P। ठीक, और ये है प्रोडक्ट Q। ठीक, Q है प्रोडक्ट। तो इसमें हम लोग P को अगर हम लोग देख रहे हैं, P तो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड तो है, सही है। Q इज द प्राइमरी एल्कोहल, नहीं। Q क्लोरोफॉर्म है, प्राइमरी एल्कोहल तो नहीं है, तो ये हो गया गलत। दूसरा, P एंड Q आर एरोमेटिक कंपाउंड, ये भी गलत है क्योंकि क्लोरोफॉर्म तो एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। थर्ड को देखें तो P गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन एसिडिफिकेशन। तो सर ये जो है एसिडिफिकेशन का मतलब आप कोई एसिड से रिएक्शन करा रहे हैं, एक्वस मीडियम में H+ से रिएक्शन करा रहे हैं, तो ये सोडियम मेटल है तो प्लस और ये नॉन मेटल है तो माइनस। तो ये माइनस इस प्लस को खींच लेगा, तब बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड C++OOH कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये कह रहा था कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, तो ये सही स्टेटमेंट है, सही है ये स्टेटमेंट का एक पार्ट। दूसरा पार्ट क्या है बच्चों, दूसरा पार्ट को अगर हम देखें तो इसे हम इरेज कर लेते हैं। दूसरा पार्ट इसमें ये बोला था कि Q गिव्स पॉइजनस गैस ऑन एक्सपोजर टू एयर एंड लाइट। ये हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स में दिया गया है NCERT में। तो क्लोरोफॉर्म को हम लोग एयर से रिएक्शन करा रहे हैं। एयर मतलब O2 से रिएक्शन कराना, और किसके प्रेजेंस में, लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन होना है। ठीक, तो सर बनता है फॉस्जीन गैस, फॉस्जीन गैस बनेगा। तो फॉस्जीन गैस बनता है, जो कि पॉइजनस गैस है। सही बात है, ये पॉइजनस गैस है, ये पॉइजनस गैस है। तो P स्टेटमेंट तो सही है। तो एक अच्छा क्वेश्चन था और नीट के हिसाब से थोड़ा टाइम किल करने वाला क्वेश्चन था, बट क्वेश्चन अच्छा था। NCERT से ये क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 47 को देखने वाले हैं। देखिए, कह रहा है
कि ये है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से क्वेश्चन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के आइसोमर्स से ये क्वेश्चन है। ये कंपाउंड इसका कहना है कि कायरल है, देखते हैं कायरल है या नहीं। सर इसका अगर स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखें तो ये आयरन है, आयरन से ऑक्जिलेट लगा है, तो ऑक्जिलेट हम लगा देते हैं। ऑक्जिलेट, एक ऑक्जिलेट हम लोग यहाँ बनाते हैं, ठीक, एक ऑक्जिलेट हम लोग यहाँ बनाते हैं। ऑक्जिलेट यहाँ है 3+4, देखिए तीन माइनस है, सॉरी, तो हम लोग माइनस बना लेते हैं, बैक कर लेते हैं, ठीक है, माइनस बन गया। ये देखिए इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ठीक। आप ये मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं बता सकते हैं, क्योंकि ये प्लेन में हेलेन है, ये प्लेन में है ही नहीं, ये आउट ऑफ प्लेन, ये बॉन्ड आउट ऑफ प्लेन है। अगर आप ये प्लेन में मानते हैं तो ये आउट ऑफ प्लेन है, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो नहीं है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री जब नहीं होता है तो सर मॉलिक्यूल तो कायरल ही होता है, कायरल ही होता है। तो ये तो पहला तो सही है, पहला स्टेटमेंट सही है, ठीक। दूसरे स्टेटमेंट को हम लोग देखते हैं। दूसरा जो स्टेटमेंट है ट्रांस है, ये तो हम लोग बना लेते हैं Cr, वाटर को ट्रांस पे बना लेते हैं H2O, यहाँ पर है H2O और यहाँ पर ऑक्जिलेट को रख लेते हैं OX और इधर ऑक्जिलेट को रख लेते हैं OX। अब देखिए इसमें क्या है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। सर ये प्लेन ऑफ सिमेट्री ऐसे प्रेजेंट है, मॉलिक्यूल को दो भाग में बांट दे रही है, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री कहलाएगा। या आप चाहो तो ऐसे प्लेन ऑफ सिमेट्री ले सकते हो। तो इसमें क्या प्रेजेंट है, POAC, POAC प्रेजेंट होता है तो मॉलिक्यूल ए कायरल होता है, बट इनका कहना है कायरल, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। ऐसा किस में है, ऐसा थर्ड में है, तो इसका तीसरा आंसर हो जाएगा। बच्चों अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 48 को देखने वाले हैं। 48 में जो कंपाउंड है इसकी स्टेबिलिटी, ये है कार्बोकैटायन, उसकी स्टेबलाइजेशन फैक्टर देखना है। तो ऐसा है कि इस कंपाउंड को हम एक बार ऐसे बना लेते हैं। ये CH है, यहाँ पर है कार्बन, इसके साथ जुड़े हैं 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, यहाँ है कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन का ऑर्बिटल तो वैकेंट ही होता है, एक p ऑर्बिटल। तो सर ऐसा है कि इसमें पाई जो फील्ड इलेक्ट्रॉन है वो रिजोनेंस करने जा सकता है स्टेबलाइजेशन देने के लिए, और बगल में है अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन पर जुड़ा हुआ है अल्फा हाइड्रोजन 3 तो वो भी हाइपर कंजुगेशन करने जा सकता है। तो हाइपर कंजुगेशन में तो सिग्मा बॉन्ड इन्वॉल्व होता है, तो इधर से पाई फील्ड इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुआ, इसमें सिग्मा फील्ड इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुआ, तो इसका हो जाएगा फील्ड सिग्मा एंड फील्ड पाई ऑर्बिटल। तो ऑप्शन नंबर पहला इसका सही आंसर हो जाएगा। बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर देखने वाले हैं 49। ये भी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में ये दिया हुआ है पोटाश एलम का फार्मूला। तो पोटाश एलम का फार्मूला क्या होता है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट SO4 का होल ट्वाइस इंटू 12H2O, ठीक है। ये है डबल सॉल्ट, ये कंपाउंड है डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट में क्या होता है कि प्रत्येक आयन का टेस्ट मिलता है बच्चों। तो प्रत्येक आयन का टेस्ट मिलेगा तो सर इसका प्रत्येक आयन फ्री करवा दीजिए। पोटेशियम अपना अलग आयन देगा, एल्यूमिनियम अपना अलग टेस्ट देगा आयन का, सल्फेट अपना अलग देगा। 2 गो सल्फेट है ये, तो 2 गो सल्फेट आप बना लीजिए, और वाटर तो आउट हो ही जाएगा, ठीक। अब आपसे जो पूछा था क्वेश्चन में था पोटेशियम और सल्फेट का रेशियो क्या है। तो सर पोटेशियम तो 1 है
और सल्फेट यहाँ 2 है तो रेशियो आ जाएगा 1:2। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला। बच्चों क्वेश्चन नंबर हम लोग 50 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 तो डायरेक्ट एनसीईआरटी का लाइन है, आंसर थर्ड हो जाएगा। बीटा प्लीटेड सीट स्ट्रक्चर पिप्टाइड चेन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ये एनसीईआरटी का ही लाइन है, तो थर्ड आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से, ये तो फिजिक्स में भी पढ़ते हैं आप लोग। तो इस क्वेश्चंस में क्या है कि राउंडेड करना है टू 3 फिगर आफ्टर डेसिमल पॉइंट, है ना। तो तीसरा जो फिगर है वो तो है 4। तो जब ये हम 5 को रिमूव करेंगे, नहीं क्योंकि डेसिमल से 3 पॉइंट तक ही लेना है, तो 5 को रिमूव करेंगे तो 5 है ऑड नंबर, उसके पहले है इवन नंबर। तो जब इवन नंबर होता है ऑड नंबर को रिमूव करना है तो ये ज्यों का त्यों रहेगा, तो 4 का 4 ही रहेगा। तो ऐसा ऑप्शन ए भी है और फर्स्ट भी है और थर्ड भी है। इसमें देखिए तीसरा नंबर है, डेसिमल से तीसरा नंबर ऑड है और ऑड ही रिमूव कर रहे हैं, तब इसमें एक ऐड कर देते हैं तो 3 से 4 हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन है थर्ड। तो बच्चों अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं 52। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और ये आनिक इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन है और ये जेईई मेंस का एक बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन, बार बार खूबसूरत सा टॉपिक है जो बार बार पूछा जाता है, नीट में भी पूछा गया है। कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको, ये भी लेंदी क्वेश्चन है नीट के लिहाज से देखा जाए तो, फिर भी सॉल्यूशन को हम लोग देखेंगे। तो पहला क्या है, पूछा क्या इन्होंने, पूछा है सॉल्युबिलिटी, दिया हुआ है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो सर सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आप कैसे करेंगे क्वेश्चन को, AgBr दिया गया है। तो देखिए ऐसा है कि AgBr जो दिया गया है, AgBr वो सॉल्यूशन में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा अपने आयन के साथ, Ag प्लस एक्वस बनेगा और Br माइनस एक्वस बनेगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये कुछ वैल्यू थी C, तो जब इक्विलिब्रियम टाइम 0 है तो ये कुछ उस समय बना नहीं। टाइम जब इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट किया, इक्विलिब्रियम का जब टाइम रीच किया तो इसमें से एस पार्ट सॉल्युबल हो गया, तो ये एस पार्ट बना, ये भी एस पार्ट बन गया, ठीक। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हम लोग कैसे देखते हैं, KSP देखते हैं, जो सॉल्युबल पार्ट है उसका प्रोडक्ट कर देते हैं। तो ये एस आया सिल्वर से, Ag प्लस से, Br के कंसंट्रेशन से भी एस आ गया, तो ये हो जाएगा S²। तो एस की वैल्यू निकालेंगे तो रूट ओवर करना पड़ेगा KSP को रूट ओवर करेंगे। तो बच्चों KSP सिल्वर ब्रोमाइड का दे रखा है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 5 × 10⁻⁻13। तो ये वैल्यू दिया हुआ है, तो हम लोग लिख लेंगे 5 × 10⁻⁻13। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो एक ऐसा काम करते हैं, इसे हम लोग बना लेते हैं 0.5 इंटू 10⁻⁻12 कर लेते हैं, ठीक। इसे आगे बढ़ाते हैं, ये जो वैल्यू है 10⁻⁻12, तो रूट करेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁻6 बाहर निकल जाएगा, और इसे जब सॉल्व करोगे बच्चों तो ये हो जाएगा 0.7 के आसपास वैल्यू आ जाएगी, तो ये वैल्यू निकल के आएगी। तो हम लोग क्या देख लिए, सॉल्युबिलिटी देख लिए, सिल्वर ब्रोमाइड का इतना आ गया, ठीक। तो ये सिल्वर ब्रोमाइड का है। ऐसे ही जिंक हाइड्रोक्साइड और मर्क्यूरस क्लोराइड का भी देखना पड़ेगा। तो देखते हैं जिंक हाइड्रोक्साइड का सॉल्युबिलिटी क्या आएगा। तो हम लोग इसे इरेज कर देते हैं, इस वैल्यू को रखे रहते हैं कंपेयर करने के लिए, ओके। बच्चों जिंक हाइड्रोक्साइड है, जिंक हाइड्रोक्साइड ये जब इक्विलिब्रियम में
सोल्यूबल इक्विलिब्रियम जब बनाएगा सॉल्यूशन में तो ये जिंक 2+ आयन देगा और 2 मोल OH- आयन मिलेगा। उसी तरह से मान लीजिए C है, इक्विलिब्रियम पर S पार्ट सोल्यूबल हो गया तो ये S पार्ट हुआ, लेकिन ये 2S मिलेगा क्योंकि 1 मोल से ये 2 मोल आ रहा है तो 2S हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है। अब इसका सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट अगर हम लोग देखें तो इसका प्रोडक्ट जिंक का कंसंट्रेशन इनटू हाइड्रोक्साइड का कंसंट्रेशन 2S का पावर 2 इसलिए कि कोफिशिएंट इसका 2 है। बच्चों इसे सॉल्व करोगे तो 4S³ हो जाएगा। तो हम लोग एस अगर निकालना चाहते हैं तो KSP डिवाइडेड बाई 4 का √3 करना पड़ेगा। ठीक, तो सर ऐसा है कि KSP की वैल्यू दिया हुआ है जिंक हाइड्रोक्साइड का, तो ये वैल्यू हो गया 1 × 10⁻⁻15 डिवाइडेड बाई 4 का हम लोग क्या करने जा रहे हैं, √3। बच्चों जब इसे हम लोग सॉल्व करके आगे सॉल्व करेंगे तो इसे हम लोग -6 के टर्म में लेके आते हैं ताकि कंपेयर करने में हम लोग को आसानी होगी। तो इस वैल्यू को -6 में लेके आते हैं, तो ये √3 करना है तो इसको -18 बना लेते हैं, ठीक, ताकि आसान रहेगा। तो हम इसको कर लिए 10⁻⁻18, तो ये वैल्यू हम लोग को कर लेने पड़ेगी 1000। क्या ये बात समझ में आ रही है? डिवाइडेड बाई 4, अब इसका करना है √3, इसको थोड़ा हम लोग बैक कर लेते हैं, √3 करना है। ठीक, अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो आगे जब बढ़ाएंगे तो ये 10 के पावर -18 है, तो 10 के पावर √3 करिएगा तो -6 बाहर आ जाएगा, तो ये बच जाएगा 250। 4 से ये डिवाइड करोगे तो ये 25 चौका 100, 1 0 बच गया, तो ये 250 बचा, इसका √3 करना है। इसे सॉल्व करोगे बच्चों तो 250 का √3 का जो वैल्यू निकल के आता है वो 6.3 × 10⁻⁻6, यानी 250 का √3 6.3 के आसपास आएगा, ये है। तो इससे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सोल्युबिलिटी ये क्या है, जिंक हाइड्रोक्साइड की सोल्युबिलिटी है ये वाली वैल्यू, ये ध्यान रखिएगा, जिंक हाइड्रोक्साइड की सोल्युबिलिटी है। और ये किसकी सोल्युबिलिटी थी, सिल्वर ब्रोमाइड की। तो साफ साफ देखने को मिल रहा है कि जिंक हाइड्रोक्साइड की सोल्युबिलिटी तो ज़्यादा है। तो जिंक हाइड्रोक्साइड की सोल्युबिलिटी ज़्यादा है, ऐसा बच्चों ऑप्शन एक ही है, ऑप्शन नंबर 4। क्या ये बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? इतना से ही आपका ये आंसर पहुंच गया, ठीक। लेकिन फिर भी अपने नॉलेज के लिए हम लोग मर्क्यूरस क्लोराइड का सोल्युबिलिटी देखते हैं कैसे निकलेगा। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो मर्क्यूरस क्लोराइड को हम लोग ले लिए, इसको हम लोग इक्विलिब्रियम जब रीच करेगा तो ये आयन देगा, मर्क्यूरस आयन बनाया और 2 मोल क्लोरीन आयन मिल गया। मान लीजिए शुरू में ये C था, इसका S पार्ट सोल्यूबल हो गया तो ये S ही बनेगा, लेकिन ये 2S बनेगा, ठीक। सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP अगर हम लोग देखें तो मर्क्यूरस आयन का S आ गया सोल्युबिलिटी, और क्लोराइड आयन की सोल्युबिलिटी 2S है, और इसका होल ट्वाइस करना पड़ेगा क्योंकि ये 2 मोल है। अब इसे अगर आप सॉल्व करोगे बच्चों तो 4S³ हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग सोल्युबिलिटी अगर निकालें तो ये वैल्यू क्या निकल के आएगी, KSP डिवाइडेड बाई 4, ठीक। इसे अगर हम लोग सॉल्व करें तो KSP की वैल्यू दिया हुआ है ना, 1.3 × 10⁻⁻18, 1.3 × 10⁻⁻18 डिवाइडेड बाई 4 का √ओवर हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे पूरे वैल्यू को, तो वैल्यू निकल के आ जाएगा 0.68 × 10⁻⁻6।
तो आप देख लीजिए, सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी जिंक हाइड्रोक्साइड की है, देन सिल्वर ब्रोमाइड की है, और देन मर्क्यूरस क्लोराइड की है। तो एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। नीट के हिसाब से देखा जाए तो लेंदी क्वेश्चन है, टाइम किलिंग वाला करने वाला ये क्वेश्चन है। ओके, तो बच्चों हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर हम लोग 53 पर हम लोग पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर है 53। ये तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन को कर ही लिए होंगे। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, नीट का जो तैयारी करता है उसको पता होता है। कोलिन सभी एलिमेंट में, जितने 118 एलिमेंट में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी रखता है। तो ऐसा ऑप्शन एक ही है, तो फर्स्ट कर दीजिए, थर्ड कर दीजिए आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 54। ये पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन था। अब हम लोग पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर। ये क्वेश्चन बच्चों सॉल्यूशन का क्वेश्चन है। ये सॉल्यूशन का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये देखो, फॉर आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म बाय मिक्सिंग टू लिक्विड P एंड Q, दो लिक्विड को मिला के आइडियल सॉल्यूशन बनाया गया। तो आइडियल सॉल्यूशन तभी ना होता है जब इंथैल्पी चेंज जीरो और वॉल्यूम चेंज जीरो होता है। तो बहुत आसान है। फिर आगे लिखता है, रीजन देता है नो इंट्रैक्शन अकर्स बिटवीन P एंड Q। ये गलत है, क्योंकि सॉल्यूशन है तो पार्टिकल के बीच इंटरेक्शन होता है, बट वो इंटरेक्शन बराबर है, इसीलिए इंथैल्पी चेंज जीरो है। तो ये बराबर इंटरेक्शन होता है P एंड Q में आइडियल सॉल्यूशन में, लेकिन ये बोल रखा है नो इंटरेक्शन, तो ये गलत है। बराबर इक्वल इंटरेक्शन लिखता तो सही रहता, तो नो इंटरेक्शन लिखा, इस वजह से रीजन गलत हो गया। एसर्शन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, ए इज करेक्ट, रीजन आर इज नॉट करेक्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पर। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन जेई पूछता है, बट नीट में पूछा गया है। क्वेश्चन अच्छा है, एनसीईआरटी से ही बिलोंग करता है ये क्वेश्चन। बट ये जो क्वेश्चन है ये दो चैप्टर को मिक्स करके बनाया है। एक चैप्टर है सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, और दूसरा है बायोमॉलिक्यूल्स। उसी में आप एमिनो एसिड पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं रेड ब्लड कलर कौन देता है, तो इसे हम लोग देख लेते हैं। ऐसा है कि सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट, सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक में अगर आप देखेंगे तो सोडियम, कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये तीनों जब प्रेजेंट होता है तो ये बना लेता है सोडियम थायोसाइनेट बना लेगा। ठीक है। अब ये सोडियम थायोसाइनेट जो बना है वो आयरन आयन के साथ, फेरिक आयन के साथ ये बना लेता है FeSCN, ठीक है, का कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना लेता है। यहाँ हो जाता है 2+, ऐसा ये कंपाउंड बना लेगा। जस्ट 1 मिनट बच्चे। और इसी कंपाउंड का नाम है, जो कलर है वह है रेड ब्लड कलर। क्या ये समझ में आया? तो सर ये तभी ना आपको मिलेगा जब ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन भी हो, नाइट्रोजन भी हो और सल्फर भी हो। तो जो आपके पास ऑप्शन दिया गया है ना, उस ऑप्शन में एक यही ऐसा ऑप्शन है मिथियोनिन, जिसके पास कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर होता है। इन सब के पास सिर्फ कार्बन, नाइट्रोजन तो है इन सब के पास, लेकिन सल्फर नहीं है। तो इसलिए आंसर हो जाएगा थर्ड। आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर है 56। ये क्वेश्चन कैसे करोगे आप लोग? तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन है
अब इसका ये इन्होंने पूछा क्या है, इसका आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बता दो। दो डाटा इन्होंने दे रखा है, तो ऐसा है जो डाटा दिया है उस रिएक्शंस को लिखो और इनसी दोनों को अरेंज करके ऐसा इक्वेशन बनाने का प्रयास करो, बन जाएगा। चलो हम लोग बनाते भी हैं इसको। तो हम लोग इसे उठाते हैं। तो इसका कहना है कि आयरन +3 है, वो 3 इलेक्ट्रॉन जब खाएगा तो आयरन में कन्वर्ट हो जाएगा रिडक्शन। इसके लिए इन्होंने डाटा क्या दिया है, देखो आयरन +3 से आयरन जाना था तो मैं आयरन +3 से आयरन बना दिया हूँ, और ऐसा करने में हमें 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ेगी, ले लिया। इसके लिए इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल का डाटा है -0.04 वोल्ट। बहुत बढ़िया। और एक इक्वेशन और है ये, इससे आप बनाइए। तो हम लोग इसे ऊपर लिख लेते हैं, Fe2+ है और ये 2 इलेक्ट्रॉन खाएगा, गेन करेगा, तो ये हो जाएगा Fe, राइट। तो देखिए Fe2+ से Fe हम लोग चले गए। इसके लिए रिडक्शन पोटेंशियल कितना इन्होंने दिया है, रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है -0.44 वोल्ट। अब देखो बच्चों, इससे हम लोग ऐड करेंगे इक्वेशन को, ताकि हम ऐसा इक्वेशंस बना लें। ठीक कर सकते हैं बिल्कुल। आयरन देखिए लेफ्ट हैंड में चाहिए, तो ये लेफ्ट हैंड में ऑलरेडी है। Fe2+ आपको राइट हैंड में चाहिए, बट ये लेफ्ट हैंड में है, तो इसे उठा के हम लोग यहाँ रिएक्शन को उल्टा कर देंगे, है ना। तो हम लोग काम करते हैं, इस रिएक्शंस को उल्टा लिख लेते हैं। इस रिएक्शंस को उल्टा हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिख लेंगे Fe और इधर कर लेते हैं हम लोग Fe2+ और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तो ये डाटा भी तो उल्टा हो जाएगा ना। जो माइनस है वो कहाँ चला जाएगा, प्लस में, तो 0.44 वोल्ट हो जाएगा। अब इसे हम लोग ऐड कर लेते हैं। देखो बच्चों, ब्लैक ही ले लेते हैं। ये 3 इलेक्ट्रॉन से ये 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, तो बचेगा कितना, बचेगा 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब इधर जो है आयरन है राइट में, इधर आयरन है लेफ्ट में, कट गया, तो बचा क्या इधर Fe+3। तो आप लिख लो Fe3+, अब +1 इलेक्ट्रॉन। और इधर क्या बचा है, ठीक से देखोगे तो इधर एक ही बचा है, आयरन 2+, Fe2+। अब देखो ये जो इक्वेशन मैंने अभी बनाया, ये इक्वेशन है ना, यही इक्वेशन तो यहाँ था, तो ऐसा इक्वेशन आपने बना लिया है। ठीक से देखिए यही इक्वेशन है वो, और इसी का रिडक्शन पोटेंशियल पूछा है। इसका E0 कितना होगा, है ना। तो इसका E0 कैसे निकालोगे, देखो इसका E0 आप ये सोच रहे होगे कि जब इक्वेशन ऐड किए हैं तो इसे भी ऐड करके निकाल लेते हैं, बट गलत हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, उसको आप डायरेक्ट ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। उसे गीस फ्री एनर्जी के टर्म में करते हैं। तो हम लोग एक फार्मूला गीस फ्री एनर्जी से ड्राइव करके रखे थे, वो फार्मूला को ही डायरेक्ट हम लोग लिख लेते हैं, उसी से अपना आंसर आ जाएगा। क्या है फार्मूला, तो मान लो कि ये इक्वेशन नंबर है 3, ये इक्वेशन नंबर है मान लीजिए इक्वेशन नंबर है 2, ये इक्वेशन नंबर है 1, ऐसा मान लेते हैं। तो हम लोग इक्वेशन लिख लेते हैं, यहाँ इक्वेशन लिख लेते हैं। E0 3 निकालना है ना। तो N1 E0 1 प्लस N2 E0 2 डिवाइडेड बाई N3, ऐसा करते हैं। ऐसा करोगे तो पहले इक्वेशन में N1 क्या आएगा, तो पहले इक्वेशन में कितना इलेक्ट्रॉन है, 3, तो 3 हो गया। इसका E0 की वैल्यू कितनी है पहले इक्वेशंस की, तो -0.05 है, 0.04 है। तो हम लोग लिख लिए यहाँ पर -0.04। अब यहाँ हो गया प्लस, ये वैल्यू कौन सी है, N2 की वैल्यू देखो, 2 इलेक्ट्रॉन हमें चाहिए था, 2 इलेक्ट्रॉन देखो चेंज है, तो 2 हो गया।
इसका कितना वैल्यू है ई नॉट का, तो बच्चों देखो ई नॉट यही है सेकेंड इक्वेशन के लिए 0.44। और कितना इलेक्ट्रॉन है N3, यानी तीसरे इक्वेशन में कितना इलेक्ट्रॉन है एक, तो एक से डिवाइड कर दो। इस पूरे को जब सॉल्व करोगे बच्चों तो वैल्यू निकल के आएगी प्लस में और वैल्यू होगी 0.76 वोल्ट। तो आंसर हो गया सेकेंड। अच्छा क्वेश्चन था। ओके आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 57। क्वेश्चन नंबर हम लोग 57 को देखते हैं। 57 को पढ़ लेते हैं एक बार। ये क्वेश्चन है रेडॉक्स रिएक्शन से है। तो इसमें आप लोग क्वेश्चन को एक बार देखोगे, एसिडिक मीडियम कहा है, ऑक्जेलिक एसिड लिया है, KMnO4 लिया है। तो एसिडिक मीडियम में KMnO4 कहाँ जाता है, +7 से +2 जाता है। आप लोग पढ़े भी हैं, तो मैं इसको देख लेता हूँ। सर अपने पास दो डाटा है, एक है ऑक्जेलिक एसिड का, ऑक्जेलिक एसिड का डाटा है, और एक डाटा है अपने पास KMnO4 का। बहुत बढ़िया। ऑक्जेलिक एसिड का वॉल्यूम कितना है, मान लीजिए V1 है, ऑक्जेलिक एसिड का कोड 1 मान लेते हैं, 10 मिलीलीटर है, 10 मिलीलीटर है। इसका कंसंट्रेशन C1 कितना है, 0.25 मोलारिटी है। और N फैक्टर कितना होता है ऑक्जेलिक एसिड का, N1 कितना होगा, 2 होगा। ये बहुत ज़रूरी है, ये जो मैंने अभी लिखा है N फैक्टर, यही बहुत ज़रूरी है। ऑक्जेलिक एसिड का N फैक्टर 2 होता है बच्चों। अब 2 क्यों होता है तो मैं उतना डीप नहीं जाना चाहता, फिर भी इसका मैं बता ही देता हूँ। देखो ऑक्जेलिक एसिड का ये फॉर्मूला है, कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, 2, इसलिए N फैक्टर इसका 2 है। अब निकालते हैं KMnO4 का। KMnO4 का डाटा क्या दिया है बच्चों, देखो 10 मिलीलीटर रिएक्शन कराने के लिए ज़रूरत है। तो इसका वॉल्यूम तो V2 तो दे ही रखा है 10 मिलीलीटर, है ना। और इसका स्ट्रेंथ पूछा है, यानी कंसंट्रेशन पूछा है क्या होगा। सर इसका N फैक्टर N2 क्या होगा, तो देखो ये एसिडिक मीडियम था ना, तो एसिडिक मीडियम में KMnO4 कहाँ जाता है, Mn2+ में जाता है। ये +7 में था KMnO4 में, +7 से +2 में जाता है कौन से मीडियम में, एसिडिक मीडियम में। कौन से मीडियम में, एसिडिक मीडियम में, H+ मीडियम में जाता है। ये आपको याद रखना है। कितना का चेंज है, 5 का, तो इसका N फैक्टर हो गया 5। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बच्चों अब हम लोग एक लॉ पढ़ते थे, द लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, है ना। द लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, द लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। द लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से एक फार्मूला हम लोग ने ड्राइव किया था, नॉर्मालिटी इक्वेशन। नॉर्मालिटी इक्वेशन वो है N1V1 = N2V2, है ना इक्वेशन। बहुत बढ़िया इक्वेशन है, बहुत काम का इक्वेशन ये है। ठीक है बच्चों, इसी इक्वेशन को हम लोग जब चेंज करते थे मोलारिटी के टर्म में, तो आता था M1V1 N फैक्टर 1 बराबर M2V2 N फैक्टर 2, है ना। तो ये मोलारिटी के टर्म में इक्वेशन कन्वर्ट होता था। ऐसा क्यों, क्योंकि ऐसा इसलिए कि नॉर्मालिटी जो होता है मोलारिटी इंटू N फैक्टर होता है। ठीक है, देखो कितनी सारी इक्वेशंस आ गए। अब हम लोग इसी इक्वेशंस का यूज करने वाले हैं, क्योंकि डाटा उसी अकॉर्डिंग दिया गया है। ओके, डाटा इसी अकॉर्डिंग है, तो हम लोग डाटा वैल्यू को पुट करते हैं। बच्चों M1 कितना है, तो M1 यानी कंसंट्रेशन 1 कितना है, 0.25 है, गुना V1 कितना है, 10 मिलीलीटर है, N फैक्टर कितना है, 2 है, =। बच्चों दूसरे कंडीशन में अगर हम देखें तो M2 कितना है नहीं मालूम है, वही वैल्यू हमें निकालनी है, C2 ही निकालनी है हमको।
वॉल्यूम कितना है 10, वो देखिए 10 ही मिलीलीटर है। इसका एन फैक्टर कितना है, देखो बच्चों एन फैक्टर 5 है इस केस में, है ना। अब सब डाटा आपको मालूम हो गया है, देखिए सारा डाटा आपको मालूम है ना। मालूम, सारा डाटा मालूम है तो आप सॉल्व करोगे तो ये कंसंट्रेशन जो 2 निकल के आएगा वो आ जाएगा 0.10 मोलारिटी। देखिए आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया है, बहुत अच्छा ये क्वेश्चन था। तो पहला हो जाएगा इसका आंसर। ये सारे फार्मूले आप नोट कर लेंगे, नहीं जानते हैं तो ये बहुत काम का फार्मूला है ना। नॉर्मलिटी इक्वेशन, डी लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। तो अब हम लोग इसे इरेज कर देते हैं। बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 के तरफ, है ना। तो बच्चों अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से क्वेश्चन है और वहाँ पर आप स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ते हैं, है ना। तो आप वहीं से डायरेक्ट एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है। इसका पहला आंसर हो जाएगा, यही है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का अकॉर्डिंग, ये स्ट्रेंथ लिगेंड का स्ट्रेंथ यही आता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड, देन अमोनिया, ऐसे ऑर्डर चलता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 59। देखो बच्चों ये थर्मोडायनामिक्स का क्वेश्चन है। 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस अंडरगो फ्री एक्सपांसन फ्रॉम 10 लीटर टू 100 लीटर एट 300 केल्विन। द वैल्यू ऑफ चेंज इन इंट्रोपी सिस्टम की एंड चेंज इन इंट्रोपी सराउंडिंग की क्या होगी। आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। ओके, अब देखो बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत आसान है। इन्होंने कंडीशन लगा के क्वेश्चन को बहुत ही आसान कर दिया। फ्री एक्सपांसन बोला ना, तो फ्री एक्सपांसन बोलने से ही ये क्लियर हो गया कि सर इंट्रोपी जो होगी सराउंडिंग की जो इंट्रोपी होगी, सराउंडिंग की जो इंट्रोपी होगी किस पर, फ्री एक्सपांसन इन्होंने बोल दिया है तो 0 हो जाएगी, आप याद रखना इस बात को। और सिस्टम की जो इंट्रोपी होती है, सिस्टम की इंट्रोपी जो होती है बच्चों फ्री एक्सपांसन के केस में, वह होता है एन आर। लॉग की जगह हम लोग एल एन लिखते हैं, ln V2 डिवाइडेड बाई V1। आप इसे प्रेशर के टर्म में लिखते हो तो NR ln P1 बाई P2, क्योंकि वॉल्यूम और प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब डाटा आपको दे रखा है, मोल कितना है आइडियल गैस का, 2 मोल है, तो आप N की वैल्यू क्या रखोगे 2, और आंसर अपना सारा आर के फॉर्म में ही है तो आर को आर ही रहने दो। अब ln वॉल्यूम कितना है, V2 है 100 लीटर, तो 100 आप रख लो डिवाइडेड बाई V1 कितना है बच्चों 10 लीटर, तो 10 से आप डिवाइड कर दो, ये से कट गया तो ये वैल्यू निकल के आ गया 2R ln 10। बच्चों इसे चेंज करोगे तो आपको मालूम है कि ln को नेचुरल लॉग को log 10 में कन्वर्ट करते हैं तो एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, किससे 2.2303 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2R तो हेले है इक्वेशन में 2R। अब ये हो गया कितना log 10। बच्चों log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो अब बताओ ये 2 से ये मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा 606.4 R। कितना बेहतरीन क्वेश्चन है ये। और ऐसा ऑप्शन कौन सा है बच्चों, इसे हम लोग देख लेते हैं, इसे इरेज कर लेते हैं हम लोग, ऑप्शन दिखे ठीक से। अच्छा तो ऑप्शन ऐसा कौन है बच्चों, ऑप्शन है 4th। कितना बढ़िया है। आपको इसमें जो कुछ भी अगर आपको नया लगेगा सीखने में वो सब नोट करते चलिएगा, आपके अगले एग्जाम में पक्का काम आएगा ये सब कंसेप्ट। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन 60 देखते हैं और बाकी जो क्वेश्चन बच गए उसके अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे। ऑलरेडी टाइम हम लोग काफ़ी ज़्यादा ले चुके हैं, तो ये क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखिए
ये जो क्वेश्चन है ये रिएक्शन इन्होंने दे रखा है, जीरो ऑर्डर भी बोल रखा है, के की वैल्यू भी दे रखा है इन्होंने, मोलारिटी इनिशियल कंसंट्रेशन ए का दे रखा है, रिएक्शन को 75% कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है, तो इन्होंने क्या पूछा, इन्होंने पूछा है द रिएक्शन विल बी देन टाइम टेकन, टाइम पूछा है कितना टाइम लगेगा 75% कंप्लीट होने में, टाइम पूछा है इन्होंने, जीरो ऑर्डर भी बोल दिया। बच्चों जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोग इक्वेशन क्या लिखते हैं, तो लिखते हैं टाइम बराबर कंसंट्रेशन ए इनिशियल माइनस कंसंट्रेशन ए टाइम टी पर डिवाइडेड बाई के, और जो कोफिशिएंट होता है रिएक्टेंट का उसे डिवाइड करते हैं। ठीक है बच्चों, आगे हम लोग देखते हैं ए का इनिशियल कंसंट्रेशन, तो बच्चा मालूम है ना आपको, इनिशियल कंसंट्रेशन इन्होंने कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 2 मोलारिटी, तो आप वैल्यू रख दो 2 मोलारिटी, 2 मोलारिटी, अब माइनस ए नॉट। अब ये वैल्यू आप कैसे निकालोगे, ये चैलेंजेज हो सकता है, उसको हम लोग अलग से निकाल लेते हैं, है ना। 75% कंप्लीट हो गया, तो बताओ ये स्टार्टिंग में था 2 मोलारिटी और उसका 2 मोलारिटी का 75% इसने कंप्लीट करवा दिया। ठीक, तो ये कट गया और बचा कितना, तो ये बचा 3 और नीचे बचा 4। अब ये 2 से ये भी वैल्यू कट गया तो 2 बचा, और 2 से ये 3 को डिवाइड करोगे 1.5, तो ये 2 मोलारिटी है, ये 1.5 मोलारिटी आया। तो ये वैल्यू सॉल्व करोगे 2 मोलारिटी माइनस 1.5 मोलारिटी, तो ये बचा कितना टाइम टी पर कंसंट्रेशन, बचा हुआ कंसंट्रेशन 0.5 मोलारिटी आ जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू रख देंगे 0.5 मोलारिटी, और नीचे है 2, और के की वैल्यू इन्होंने दे रखा है 1 मोल पर लीटर, मोल पर लीटर ही तो मोलारिटी होता है पर मिनट। तो सर ये वैल्यू दिया हुआ है 1 मोलारिटी पर मिनट, बताओ बच्चों दिया हुआ है। अब आप इसे जब सॉल्व करोगे, इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो सर ये वैल्यू सॉल्व करने पर कितना हो जाएगा 1.5 मोलारिटी आएगा। नीचे आप देखो ऑलरेडी 2 मोलारिटी है, 2 मोलारिटी पर मिनट ऊपर गया तो मिनट हो जाएगा, है ना। तो मोलारिटी से मोलारिटी कैंसिल, 2 से ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो 0.75 मिनट आंसर हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन कितना है, तो ऐसा ऑप्शन नंबर है 2। इसे मिटा देते हैं, ऑप्शन ठीक से आपको दिखेगा, ऑप्शन नंबर हो गया 2। तो बच्चों आज के लिए हम लोग इतना ही सॉल्यूशन को देखते हैं, बाकी सॉल्यूशन अगले पार्ट में देखेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको सीखने को इसमें ज़रूर ही कुछ ना कुछ मिलेगा। तो मिलते हैं अगले सॉल्यूशन पार्ट में, धन्यवाद।